तो ख़वातीन हज़रात प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं दावत दूंगा जनाब रोशन ज़मीर साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और इनका टॉपिक है कॉटेज लाइफ इन सिंध। तो मेरा ख्याल है ये 1957 to 1965। तो तशरीफ़ लाइए जनाब रोशन ज़मीर साहब। रोशन ज़मीर साहब का थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ करवा दूँ, क्योंकि रोशन ज़मीर साहब वैसे तो 10 साल से अमेरिका में हैं, लेकिन अमेरिका आने से पहले ये पाकिस्तान की सीनियर सिविल सर्विस में कई साल रह चुके हैं। जब पाकिस्तान मशरिक़ और मगरबी पाकिस्तान हुआ करता था तो दोनों हिस्सों में पाकिस्तान की इन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं, और पाकिस्तान के बनने के बाद से बांग्लादेश के बनने तक ये कई अहम फैसलों में इनका हाथ रहा है। और सीनियर सिविल सर्विस के नाते ये चीफ सेक्रेटरी लेवल के आदमी हैं, कराची के कमिश्नर भी रह चुके हैं और कई इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे रह चुके हैं। तो मैंने सोचा कि तो इन सब चीज़ों के अलावा इनका अदबी ज़ौक़ बहुत आला है और ये बहुत अच्छे नसर निगार हैं और इनका शायरी का ज़ौक़ भी बहुत उम्दा है। माशाअल्लाह। इजाज़त सदर गिरामी ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़म साहब ने जो तारीफ़ी कलमात मेरे बारे में कहे, मैं उनकी मोहब्बत का कायल हूँ, लेकिन यकीन दिलाता हूँ मैं बिल्कुल इस लायक नहीं है। ये असल में थोड़ी सी गलतफहमी हुई कम्युनिकेशन में अब्बास साहब के साथ। एक तवील मज़मून है जिसमें तालीम का जो सिलसिला था उसका बयान है, उसका इब्तदाई हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और ये इब्तदाई तालीम का ज़माना है, कॉलेज का भी नहीं है। वो दूसरा हिस्सा कभी वक्त मिलेगा तो आपके आगे पेश करूँगा। बहरहाल इसमें स्कूल के ज़माने की कुछ यादें हैं। तालीम का मकसद जहन की तरबियत और ट्रेनिंग होता है ताकि इंसान तमाम उम्र सीखता रहे। मेरे वालिद मरहूम अलीगढ़ के पढ़े हुए थे और हेड मास्टर के ओहदे से रिटायर हुए। कसीरुल अयाल थे। हमारे घर में सब लोग अपना खुद काम करते थे, लेकिन उनके फैज़ से घर में हमेशा आला इक़दार और जज्बा मुसाबक़त कॉम्पिटिटिवनेस का दौर दौरा रहता था। इम्तहान में अच्छे नंबर लाने या किसी दूसरे गैर निसाबी शगल में इम्तियाज़ हासिल करने पर बेहद प्यार मिलता था। स्कूल में भी निसाब का मकसद मेहनत की आदत, जहन की कुशादगी, इंसान दोस्ती और खुश अखलाक़ी को घुट्टी में डालना था, और ये कि हुसूल इल्म और हुसूल रिज़्क़ दोनों अलग अलग काबिशें हैं। शेख सादी फरमाते हैं, अगर रूज़ी बदानिश्तर फजूदी से नादाना तंग तर रूज़ी न बूदी, यानी अगर इल्म से रोज़ी बढ़ा करती तो सारे अनपढ़ भूख मर जाते। तक़सीम हिंद के बाद हमारा कुनबा शिकारपुर सिंध में बस गया। सिंध में हर बड़े को साईं कहते हैं। हर उस्ताद हमारा साईं था। एक थे साईं काजी। सर्दी हो के गर्मी, सफ़ेद शलवार कमीज़, वाशकट और जिना टोपी उनका मुस्तक़िल लिबास रहता था। उन्होंने 7वीं 8वीं में मुझे अरबी, सिंधी और हिसाब पढ़ाया था। उन्हीं के फैज़ से अब तक इब्तदाई अरबी के जुमले मसलन हुक्की अन उस्फूरुन यानी एक चिड़िया थी, या छोटी छोटी नज़में क़ित्तती सग़ीरतुन मेरी बिल्ली मुन्नी है, इस्मुहा नमीरतुन उसका नाम नमीरा है, शोरहा जमीलतुन उसके बाल खूबसूरत है, ज़ैलहा तवीलतुन उसकी दुम लंबी है। अब तक याद है। उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ का मुंतखब कलाम पढ़ाया। पुन्नू के भाई रात के अंधेरे में उसको अगवा करके ऊँटों पर सवार होकर अपने वतन मकरान जाते थे। सुबह होते ही सस्सी पन्नू को न पाकर दीवानगी में उन सारबानों के पीछे भागती है
اور ان کی منت کرتی ہے. یہ سندھی ہے. اللہ کارن اٹھیا کرہا مک آیو، اے ساربانو اپنے اونٹوں کو روک لو. چمبیلی چایاں جے منہ نیو پان سی، میں تمہاری کنیز بن جاؤں گی اگر مجھے بھی ساتھ لے چلو. سالانہ امتحان مارچ اپریل تک ہو جاتے تھے. اس سے پہلے کچا سالانہ امتحان ہوتا تھا. جو بچے اس میں کمزور پائے جاتے تھے، سائیں قاضی مغرب کے بعد مٹی کے تیل کے لیمپ میں کی روشنی میں ان سب کو اسکولی میں مفت کوچ کیا کرتے تھے. اب آج اس جذبے کو کیا کہیے؟ تدریس سے عشق، بچوں سے محبت، یا صرف درویشی؟ ایک زمانہ یہ بھی آیا کہ ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہمارے والد مرحوم ہو گئے. وہ اسکول شروع ہونے سے 1 گھنٹے قبل نکل جاتے تھے. میں اور میری باجی بعد میں جاتے تھے. کبھی باجی دیر سے تیار ہوتی تھی تو اسکول کو دیر ہو جاتی تھی، اور مجھ کو لیٹ کمرز یعنی دیر سے آنے والے لڑکوں کی قطار میں الگ کھڑا ہونا ہوتا تھا. جن کی تواضع سائیں ڈرل ماسٹر کیا کرتے تھے. مہینے میں 1 آدھ بار یہ کام ہیڈ ماسٹر صاحب بھی کیا کرتے تھے. جب پہلی مرتبہ میرا آمنا سامنا والد محترم سے اس تقریب سعید میں ہوا تو میں نے دیکھا کہ ہر لڑکے کو ہر ہاتھ پر 1 چھڑی لگائی جا رہی ہے. جب میری باری آئی تو مجھ کو 2 چھڑیاں عنایت کی گئیں. ایک تو جسمانی تکلیف، دوسرے اپنے ساتھیوں کے سامنے سب کی. بے اختیار ہو کر پوچھا کہ سب کو تو 2 چھڑیاں لگائی گئی ہیں اور صرف مجھ کو ہی 4 کیوں؟ مجھ کو آج تک ان کا وہ پرسکون چہرہ اور وہ محبت بھری آنکھیں یاد ہیں جس کے ساتھ انہوں نے کہا That is because you are headmaster's son. Next please. میں نے والد مرحوم سے پوچھا کہ آپ نے اپنی عمر میں کون سے بڑے آدمی دیکھے؟ میں سمجھتا تھا کہ وہ کہیں گے جناح صاحب، گاندھی جی، ابوالکلام آزاد وغیرہ، مگر انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک استاد تھے ٹیچرز ٹریننگ کالج علی گڑھ میں، پروفیسر تجمل حسین رضوی. گھر کے رئیس تھے. ریاست سمانہ کی دیوانگی ان کی دیوانی، ریونیو منسٹر، ریاست سمانہ کی دیوانی ان کے گھر میں تھی. خود علی گڑھ میں وزیر صاحب کہلاتے تھے. علی گڑھ میں ایک 6-8 کمروں کی کوٹھی میں رہتے تھے، لیکن ان کے استعمال میں صرف 2 کمرے ہوتے تھے، ایک دفتر اور دوسرا خوابگاہ. فیملی گاؤں میں رہتی تھی. باقی سارے کمروں میں برآمدوں تک میں طلباء رہتے تھے. بقول والد مرحوم کے کہ علی گڑھ میں اپنے 5 سالہ قیام میں انہوں نے اس کوٹھی میں ہمیشہ 30-40 لڑکوں کو مقیم پایا. سب کا کھانا مفت، بھینسوں کا دودھ دہی بھی ان کا. کچھ لڑکے تو گوبر کے اپلے تک بیچ دیتے تھے. ہمیشہ شیروانی، پگڑی، پشاوری چپل میں ملبوس اور سائیکل پر سوار نظر آتے تھے. اور ایک دن اسی سائیکل کو چلاتے ہوئے ہارٹ اٹیک سے علی گڑھ کی گلیوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ صورت الہی کس دیس بستیاں ہیں. تقسیم ہند کے بعد ہمیں ایک پرائمری اسکول میں داخل کیا گیا جہاں ہمارے استاد تھے منوہر لال صاحب. یہ اسکول گاندھی جی کی ہریجن تحریک کا ادارہ تھا اور سماج کے غریب اور نادار اچھوت بچوں کے لیے تھا. سارا فرش سنگ مرمر کا تھا یا اچھے ٹائلز کا تھا. کھیل کا بڑا میدان، پانی کا نلکا اور باؤنڈری وال بھی تھا. منوہر لال صاحب بڑے سخت مزاج تھے اور یہ پنجابی کہاوت جو ہے عرشاں لتھا 4 کتاب پنجا لتھا ڈنڈا، اس کے اوپر ان کا مکمل یقین تھا. میرے ساتھ میرے ایک پھوپھیزاد بھائی، میرے کزن بھی ان کے ڈنڈے سے اکثر مستفیض ہوتے تھے. اس طرح ہم لوگوں نے اسکول سے بھاگنا شروع کیا. بجائے اسکول جانے کے اسکول کے پاس کے کھیتوں اور باغات میں تفریح کرتے اور چھٹی کے وقت گھر آ جاتے. وہ جو کہتے ہیں شامت اعمال ماں صورت نادر گرفت،
ایک دن ہمارے استاد مشفق والد صاحب کو مل گئے. الیک سلیک کے بعد انہوں نے دریافت کیا کہ قبلہ آپ کے بچے اسکول نہیں آ رہے, خیریت تو ہے؟ والد نے کہا نہیں, وہ تو دونوں روزانہ آتے ہیں, ساتھی آتے ہیں ساتھی جاتے ہیں. چنانچہ شام کو ہم دونوں کی پیشی الگ الگ ہوئی. مجھ سے پوچھا گیا بیٹا اسکول گئے تھے؟ ہم نے کہا جی ہاں. پوچھا ماسٹر صاحب نے کس رنگ کی پتلون پہنی تھی؟ ہم نے کہا خاکی. ہمارے کزن بہادر نے اپنی پیشی میں بتایا کہ ماسٹر صاحب پتلون نہیں بلکہ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے. اس کے بعد ہماری خاصی تواضع ہوئی. ہمارے گھر میں شعر و ادب کا بھی چرچا رہتا تھا. سارے خاندان کے مل ملا کے کوئی 8-10 لڑکے لڑکیاں تھیں. پھوپھی زاد, تائے زاد وغیرہ. نوحے, مرثیے, اقبال کا کلام, مسدس حالی کا اکثر دور دورہ ہوتا تھا, ریسیٹیشن کمپٹیشنز. اس کا فیض ہے کہ اب تک شکوے کے کافی بند زبانی یاد ہے. شام کو بیت بازی کا مقابلہ بھی ہوتا تھا. زچ ہونے سے بچنے کے لیے ایک عجیب شعر آج تک یاد ہے. مثلا اگر حرف خے پر آپ زچ ہو رہے ہیں تو فوراً عرض کیا جاتا تھا خے کا شعر مجھے یاد نہیں, مجھ سے بڑھ کر کوئی استاد نہیں. اب اگر کسی نے اعتراض ہوتا تو بزرگوں کے پاس جاتا کیس, اور وہ کہتے یہ شعر نہیں ہے محض تک بندی ہے, تو ہم ہار جاتے تھے. اخباروں میں بچوں کے کالم اور بچوں کے رسالوں میں انگریزی اردو میں مضامین لکھے جاتے تھے. اگر کوئی چھپ گیا تو مصنف کی بڑی واہ واہ ہوتی تھی. اسکول کی دعا کے بعد سارے اسکول کو یہ کارنامہ پڑھ کر سنایا جاتا تھا. 7ویں 8ویں جماعت میں قلمی دوستی سے تعارف ہوا. سوچا کہ غیر ملکی قلمی دوست بنائے جائیں. چنانچہ یہ خط لکھا گیا جس پر مکتوب الیہ کا پتہ صرف اتنا تھا: دی ایڈیٹر, اینی انگلش نیوز پیپر, نیو یارک, USA. اور عرض کی تھی کہ ہمارا تعارف قلمی دوستی کے لیے اپنے اخبار میں شائع کر دیں. پھر تو اتنے لڑکے لڑکیوں کے خط آئے کہ نبھانا مشکل ہو گیا. ایک لڑکی تھی ڈوروتھی, جس سے کافی دن تک خط و کتابت رہی. اس کی ٹی شرٹ میں بغیر دوپٹے کی تصویر پر ہمارے گھر کی خواتین نے اس کو کوئی خاص پسند نہیں کیا. اسکول کے زمانے کے اب 2 ساتھی یاد آ گئے. ایک مشہور ہاری لیڈر کامریڈ حیدر جتوئی کے فرزند دادن خان جتوئی. دادن بہت فربے تھے. دوسرے ساتھی تھے طارق خان, جوش ملی آبادی کے قبیلے کے. غلزئی سلیمان خیل. طارق خان کے والد ابو سعید خان وکیل تھے اور بڑے وزادار بزرگ تھے. روٹری کلب ہر سال کل ضلع انٹر اسکول تقریری مقابلہ کراتا تھا. ہمارے اسکول کی ٹیم میں یہ دونوں تھے. طارق خان تقریر کر گئے. دادن خان اپنی تقریر کرتے کرتے اچانک چپ ہو گئے. معلوم یہ ہوتا تھا کہ بھول گئے, لیکن بغیر ذرا سی پریشانی کے انہوں نے جیب سے اپنا کاغذ نکالا اور کہا ایکسکیوز می مسٹر چیئرمین, اور پھر تقریر شروع کر دی. پہلی اور تیسری پوزیشن لے کے ٹرافی جیتی. اگلے روز دعا کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب نے سب کو ٹرافی دکھائی اور بڑا ہپ ہپ ہرا ہوا. سب دوستوں کو کھیل کود سے بھی دلچسپی تھی, خصوصاً ہاکی, بیڈمنٹن, جمناسٹکس, ورزش. مگر سب دادن کے موٹاپے سے بور ہوتے تھے. اچانک دادن خان کو اس بات کا احساس ہو گیا اور انہوں نے ہمارے کلب میں ورزش کرنا شروع کی. مگر 4-5 دن میں غائب ہو گئے. کہنے کہ جسم میں بڑا درد ہوتا ہے. لاکھ سمجھایا کہ 2-3 دن ہفتے لگاتار کیجئے تو یہ درد وغیرہ ختم ہو جائے, مگر پھر وہ نہ آئے. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پھر غیرت آئی اور کہا ہم ہاکی کھیلیں گے. ہمارے ہاکی کا گروپ صبح سویرے ہاکی کھیلتا تھا. اس کے بعد گھر ناشتہ کر کے اسکول یا کالج جاتا تھا. صبح اٹھنے میں کوئی مشکل نہ ہوتی تھی. گھر میں کوئی نہ کوئی نماز فجر کے لیے اٹھتا تھا. دادن کے لیے صبح نیند سے اٹھنا دشوار ہوتا تھا. گھر والے سب دہریے, کمیونسٹ, ہاری اقدار والے تھے اور فجر کی نماز کا دستور تھا ہی نہیں. الارم لگانے سے سب کی نیند خراب ہوتی تھی. طارق خان قریب ہی رہتے تھے. طے یہ ہوا کہ جیسے ہی طارق اٹھیں گے فوراً دادن خان کو جا کر اٹھائیں گے اور پھر دونوں ایک ساتھ سائیکل پر ہاکی گراؤنڈ آئیں گے. گرمیوں کا زمانہ تھا.
दादन का पूरा ख़ानदान खुली छत पर चारपाइयाँ बिछाकर सोता था। अब इन सब में से सिर्फ दादन को तारिक खान कैसे उठाएं? तय ये हुआ कि दादन सोने से पहले अपने पाँव में एक सुतली की डोरी बांधकर उसको नीचे गली में लटकाए और तारिक खान फजर के वक्त आकर उसको एक दो झटके देंगे और दादन खान बेदार हो जाएंगे। फिर वापस साइकिल पे आकर दादन को साथ लेके हॉकी ले आएंगे। एक दो हफ्ते तक हॉकी का खेल बड़े कायदे से चला। दादन खान ने नेकर और क्रिमिच के जूते भी पहने। हमारे ज़माने में क्रिमिच कहलाता, अब जॉगर कहलाता। और न वो हाथ के छालों से घबराए। फिर हमने देखा कि एक दिन दादन खान की हॉकी भी बंद और तारिक खान उनसे बेहद नाराज। हुआ ये कि इस मोहल्ले गाड़ी खाते में शहर का मारूफ फिरदौस सिनेमा वाक़ था। आखिरी शो 11-12 बजे ख़त्म हुआ और किसी ने एक खाली डोरी लटकी देखी तो एक आध शौकिया झटका दे दी। दादन खान अंधेरे में उठे, तैयार होकर नीचे आए। तारिक को न पाया तो करीबी तारिक खान के घर पहुंचे और आवाज़ें देनी शुरू की। तारिक के वालिद अबू सईद खान मरहूम कुछ देर बाद उठते, आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर आए। फरमाया, दादन मियाँ खैरियत तो है? क्या हैदर बस ने घर से निकाल दिया है? क्या कोठे पे गए थे? इतनी रात गए, क्या परेशानी है? अब दादन जैसे ही कहने लगे कि हॉकी पे तारिक के साथ जाना है वगैरह वगैरह। तारिक खान को उठाया गया कि जाइए, आपके दोस्त आए हैं, रात के 1 बजे उनको हॉकी पर ले जाइए। इस तरह वो सुतली की डोरी से दादन जतोई को नींद से बेदार करने का निज़ाम और उनका हॉकी का खेल, दोनों अपनी मौत मर गए। दादन जतोई बरसों हुए अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तारिक खान टोरंटो में सहाफ़त कर रहे हैं। गाहे बगाहे बातचीत होती है। वो ज़माना याद करके कुछ हंस लेते हैं, कुछ रो लेते हैं। रहे नाम अल्लाह का। मैं आप सबका बहुत मशहूर हूँ। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब ताहिर महमूद साहब से। ताहिर महमूद साहब को आप सब जानते ही हैं। अक्सर ये यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और आमतौर पर ये शेर सुनाते हैं, गज़ल। लेकिन आज ये अफसाना पढ़ेंगे। इनका अफसाने का टॉपिक है बेवफा बावफा। 1 मिनट जनाब ताहिर महमूद साहब कहना चाहते हैं। जी ज़रूर। जनाब हज़रत रोशन ज़मीर साहब ने अपने मज़मून में ऐसा दिलचस्पी का समा बांधा और बेशुमार वो वाक़यात बयान किए जिससे मुझे अपना स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम अपना याद आ रहा है। वाह। इसमें इन्होंने बैतबाजी का जिक्र किया। बैतबाजी हमारे भी स्कूल में हुआ था। आप सब हज़रात के लिए एक पहेली है। ऐसा शेर सुनाइए जिसको जो रे से शुरू रे से। उसका जवाब तो वही जो उन्होंने पत्ते का शेर मुझे याद नहीं, हमसे बढ़ के कोई आलिम नहीं। तो रे का शेर जो है मुझे मेरे वालिद ने बताया था। कहने लगे आइंदा रे का शेर आए तो उठ के खड़े होकर कहना रे से पहले अलिफ और बाद में उसके वाव। बाजार से जाके पूछ के आओ आलू का क्या भाव। पहले आओ वेरी ऐसे ही रहा। एक और सिलसिला था जिसमें ये बैतबाजी में सिर्फ एक रुकन नहीं 2 रुकन इस्तेमाल किए जाते थे कि लाम और रे, इनके इश्तराक से कोई शेर शुरू बताइए। अब लाम और रे से लड़ होता है तो कैसे? एक साहब ने इमीडिएटली कहा, पता नहीं खुदा जाने कैसे उसे याद आ रहा कि लड़ुकते लड़ुकते चले जाएंगे, पहाड़ों से पत्थर उठा लाएंगे। ये अफसाना हमें से अक्सरियत मेरा ख्याल है कि 70s में अर्लियर यहाँ नॉर्थ अमेरिका के सेटल होना शुरू हो गए। तो मैं कुछ 77 में आया था, यंग था, सिंगल था। उस वक्त जो हमने यहाँ का मैं न्यूयॉर्क में उतरा था और वहाँ के माहौल देखा, लड़के लड़कियाँ टीनेजर्स किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। फिर हमारे दोस्त थे, उसके भाई के साथ एक ट्रेजडी हुई, उसकी बुनियाद पर मैंने अफसाना लिखा है।
नफ्स मजमून तो जो है वो हकीकत है, हाशिया आराई मेरी अपनी है। मुलाज़ा फरमाइए, इसका पहला जुमला आप मेहरबानी करके याद रखिएगा। लीज़ा एक आम अमरीकी लड़की थी, उससे मेरी पहली मुलाकात अपने दफ्तर में हुई। मैं लॉन्ग आइलैंड में वाक़ डंकन डोनट्स के शाख में गुज़िश्ता 2 साल से मैनेजर था। लीज़ा ने अभी हाल ही में हाई स्कूल पास किया था और वो तातीलात के दौरान किसी आर्जी मुलाजमत की तलाश में थी ताकि छुट्टियों के बाद कॉलेज की तालीम के लिए कुछ रकम जमा हो जाए। उसकी रहाइश भी हमारी ब्रांच के करीब ही थी, इसलिए काम पर बर वक्त पहुँचना उसके लिए दुश्वार नहीं था। दरख्वास्त में यही सब पढ़कर मैंने उसे दूसरे दिन ही इंटरव्यू के लिए बुला दिया। पहली मुलाकात में उसने मुझे मुतासर किया। हालांकि मैं आमतौर पर हर किसी से भी जल्द मुतासर नहीं होता। तजुर्बे ने मुझे सिखाया कि इंसानी सरिश्त प्याज की परतों की तरह तरहदार होती है। हर परत के नीचे से दूसरी मुख्तलिफ तरह की परत खुलती चली जाती है। सरिश्त की हकीकत चंद मुलाकातों के बाद ही मालूम होती है, मगर लीज़ा ज़रा मुख्तलिफ थी। उसका सादा बावकार लिबास, सीधे सुनहरी बाल जो शानों से भी नीचे तक आ रहे थे और मेकअप से बेनियाज चेहरा। उसने सिर्फ हल्के शेड की लिपस्टिक लगा रखी थी जो उसके गुलाबी ब्लाउज के साथ बहुत ही जाज़िब नज़र लग रही थी। सुतवा नाक और नीली आंखों वाली लड़की आयरिश नस्ल की रही होगी, जो अपने को असल अमरीकी कहते हैं। इंटरव्यू में उसने मुझे बताया कि कॉलेज ख़त्म करके वकालत की तालीम हासिल करना चाहती है। फास्ट फूड सिलसिले की किसी भी तिजारत में नौजवान लड़के लड़कियों से आप ये तवक्को नहीं रखते कि वो इस मुलाजमत को अपना नस्बुलैन बना लेंगे। अक्सरियत आर्जी तौर पर काम करती है और मज़ीद तालीम के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी चली जाती है। मैंने लीज़ा को अगले दिन से काम पर आने का कह दिया। लीज़ा ज़हीन लड़की और फुर्तीली थी, जल्दी सब जिम्मेदारी अमरीकी से संभाल ली। मैं अमूमन अपने मातहतों से सिर्फ काम से मुताल्लिक़ रब्ता रखने का कायल था। काम के औकात के बाद किसी से सोशल होने की कोशिश ना करता। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैं बहुत पारसा किस्म का इंसान था। नहीं, मैं बहुत सोशल था, लेकिन मेरे सब समाजी ताल्लुकात अलग हल्का अहबाब से थे, अपने मुलाजमों से नहीं। जब मैं अमेरिका में 9 बार था तभी दोस्तों ने मुझे सरगोशियों में समझा दिया था कि यहाँ डेटिंग डूटिंग खूब होती है, एंजॉय करना वरना अकेले बोर हो जाओगे। एक हफ्ते की शाम को मेरा दोस्त अकबर रात खाने के बाद मुझे लेकर बाहर गया। वो अपने भाई के साथ क्वींस न्यूयॉर्क में रहता था। उनका अपना फैमिली बिजनेस था, दोनों भाई उसमें लगे हुए थे। 1 घंटे की ड्राइव के बाद अकबर ने गर्ल्स हॉस्टल के सामने कार रोकी। दरवाजे के बाहर ही 2 नौजवान गोरी लड़कियां हमारी मुंतजर खड़ी थीं। अकबर उन्हें फ़ोन पर पहले ही मुत्तला करके आया था। तारुफ और मालूम हुआ कि अकबर की दोस्त नैन्सी है जो कॉलेज की तालिबा है, दूसरी उसकी छोटी बहन है जो शहर से काफ़ी दूर अपने वालिदैन के साथ रहती है, हाई स्कूल में पढ़ती है। वीकेंड पर अपनी बहन के पास मिलने आई है। दोनों लड़कियों को बिठाकर हम फिर कार में रवाना हुए। अब हम लॉन्ग आइलैंड में थे। 10 मिनट की ड्राइव के बाद कार एक डिस्को टेक के पार्किंग लॉट में खड़ी करके हम सब डिस्को में दाखिल हो गए। अकबर गालिबन यहाँ अक्सर आता रहता था, इसलिए दरबान ने उससे दाखिला फीस तलब नहीं की, वरना बाकी लोगों को $5 फी नफर अदा करने होते हैं। अकबर और लड़कियों ने अपनी अपनी पसंद की शराब का जाम बनवाया। मैं नया पाकिस्तान से आया था, वहाँ की तरबियत का असर दिलो दिमाग पर था, इसलिए सिर्फ जूस लिया। बारटेंडर ने अजय कहर आलू नजरों से मुझे घूरा, जैसे कह रहा इतने ही पार चाहो तो यहाँ क्या भुट्टे भूनने आए। फिर बादल ने नखास्ता गिलास में मुझे जूस दे दिया। डिस्को टेक के अंदर की तो दुनिया ही और थी। रंग और नूर और तेज मौसीकी का एक तूफान बपा था। डिस्को टेक के दरमियान में डांस फ्लोर था, इस पर उस वक्त 3 जोड़े रक्स कर रहे थे। डांस फ्लोर के अकब में डिस्क जॉकी का स्टेशन था, जहाँ 2 ग्रामोफोन से मुख्तलिफ रिकॉर्ड लगा कर म्यूज़िक मिक्स कर रहा था। ये 1977 का ज़माना था। डांस फ्लोर के बाकी 3 अतराफ में कुर्सियाँ और ड्रिंक्स रखने के लिए काउंटर बने हुए थे। अकबर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करने चला गया। मैं नैन्सी की बहन के साथ जूस पीने बैठ गया। तारुफ और मालूम हुआ उसका नाम सैंड्रा था। हाल ही में 18 साल की हुई थी। क्योंकि माँ बाप के साथ रहती थी इसलिए बाहर की दुनिया से अभी इतनी वाकफियत नहीं थी। शर्माई सी थी। बड़ी बहन उसे आउटिंग के आदाब सिखा रही थी और क्या खूब सिखा रही थी। अकबर डांस का पहला राउंड ख़त्म करके आया तो मुझसे भी कहा जाओ तुम भी किसी को पकड़ लो। मैंने कहा भला मुझे डांस वांस कहाँ आता है, जो भी जुम्मा 8 दिन तो मुझे यहाँ आकर हुए। अकबर मेरा जवाब सुनकर हंस पड़ा कर बोला यहाँ डांस करने कौन आता है, तुमने देखा मुझको डांस करना कहाँ आता है, बस खड़े खड़े टांगे आगे पीछे हिलाना होती हैं। सेंड्रा के साथ चले जाओ। मेरी दरख्वास्त पर सेंड्रा फ़ौरन ही मान गई। मैं जैसे तैसे एक राउंड उसके साथ रक्स कराया। वाकई म्यूज़िक के साथ कदम चलाना और कमर लचकाना कोई बहुत मुश्किल भी नहीं था। अकबर ने भी कहा कि पहली मरतबा के लिहाज से बहुत उम्दा रहा। सेंड्रा से बातचीत भी होती रही। वो पूरी शाम मुझे अमरीकी लहजे में जुवैद कहती रही।
मैंने बाद लड़कियों को देखा कोई डिस्कोटेक में दाखिल हुए तो अकेले और अलग अलग वक्त में हुए, यही तारुफ और 1 घंटे बाद ही दोनों हाथों में हाथ डाले साथ बाहर निकल गए। मैंने अकबर से पूछा या शेख ये चे बोले जब ही हंसता। अकबर ने मुस्कुरा कर कहा मौलवी साहब अभी आपने देखा ही क्या है, यहाँ तो ये भी होता है कि मुलाकात ऐसी किसी जगह रात को होती है, फिर शब असरी भी किसी एक घर हो जाती है और सुबह को एक दूसरे का नाम पूछते हैं। बकौल शेक्सपियर नाम में क्या रखा है, हया का नाम उनकी डिक्शनरी में नहीं है। ये अमेरिकन लड़कियां आम लिबास में मलबूस और बज़ाहिर मुहज़्ज़ब दौरा से मुज़य्यन हमारे लखनऊ के पेशेवर भाइयों का दूसरा रूप है। बस इतना फ़र्क है कि भाई अलग अलग ख़ास महलों में रहती थी और उनकी अलग शनाख्त थी। ये हमारा किस्म की लड़कियाँ हर महल हर घर में मौजूद हैं और अपनी नस्वानी इसमत अफ़त और शनाख्त से बेखबर है। सुबह 5 बजे हम लोग घर वापस आए, रास्ते में दोनों लड़कियों को हॉस्टल पर छोड़ दिया। अमेरिका में शुरू के 2 हफ्ते में अकबर के साथ ही रहा, मुलाजमत तलाश करता रहा। इत्तेफाक से पहली मुलाजमत लॉन्ग आइलैंड में ही मिली और भी जमता गया। राब्ते बड़े मुख्तलिफ लड़कियों से मेरी दोस्ती भी बढ़ती गई। बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैं तो ये कह रहा था कि अमूमन मैं अपनी मातहत लड़कियों में से किसी के साथ समाजी ताल्लुकात नहीं रखता था, मगर एक शाम अजब मजबूरी आन पड़ी। सनीचर की शाम थी और मुझे एक लड़की पैनी के साथ गुजारना थी। शाम 7 बजे पंदरोसा पे वो आती और हम साथ खाना खाते, लेकिन शाम को 6 बजे उसका फ़ोन आया। अचानक उसकी माँ शदीद बीमार हो गई है, उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया और पैनी का इसके पास रुकना ज़रूरी है। सब ठीक रहा तो अगले सनीचर को मिलेंगे। फ़ोन बंद करके मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। शाम ज़ाय होती हुई महसूस हुई। 1-2 करीबी ताल्लुकात वाली लड़कियों को फ़ोन किया तो पहले ही किसी और के साथ मसरूफ़ थी, माजरत कर ली। तभी अचानक मुझे लीज़ा का ख्याल आया। उससे मेरे साथ काम करते हुए 1 माह हो चुका था। उस अरसे में मैंने उसे कभी किसी डिस्को या किसी रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ तो क्या अकेले भी नहीं देखा था। मेरे स्टाफ के बाकी लड़कियां अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ नज़र आ ही जाते। लॉन्ग आइलैंड के सदर बाज़ार था ही कितना बड़ा, और लड़कियों के इनकार के बाद मेरे जहन में उसका नाम आया। वो अमूमन कहीं इधर उधर नहीं जाती, इसलिए फ़ारिग मिलना चाहिए। मैंने फ़ौरन उसके घर फ़ोन किया। फ़ोन पर मेरी तरफ से खाने की दावत पर कुछ हैरान सी हो गई। रुकते रुकते बमुश्किल उसके मुँह से निकला, लेकिन जो है आप तो अपनी मातहत लड़कियों में से किसी के साथ भी बाहर नहीं जाते। हाँ, मैंने उसकी बात काट कर कहा अमूमन नहीं, मगर आज सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। मेरी डेट को अचानक कुछ मजबूरी आ गई और नामालूम क्यों मुझे उस लड़की के इनकार से रानी होने के बजाय अनजानी खुशी महसूस हो रही है। मैं आज की शाम तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो। लीज़ा मान गई। ठीक तयशुदा वक्त पर लीज़ा बताई और रेस्टोरेंट पर पहुँच गई। मैं कुछ देर पहले ही आकर उसका इंतज़ार कर रहा था। वो आसमानी रंग के लिबास में इंतहाई हसीन लग रही थी। रस्मी हेलो हाय के बाद मैंने तकल्लुफ़ की दीवारें गिराने के खातिर मुस्कुराकर कहा, तुम इतनी हसीन लग रही हो कि तुम्हें लीज़ा नहीं मोना लीज़ा कहना चाहिए। लीज़ा ने भी अपने मलकूती तबस्सुम के साथ मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, अक्सर लड़के पहली मुलाकात पर मुझसे यही कहते हैं। मैं भी जवाबत हंस दिया। वो पूरी शाम लीज़ा के साथ इंतहाई खुशगवार गुजरी। उसके मुख्तसर मगर जहानत और ज़कावत से पुर जुमलों से मैं बेहद महजूज हुआ। फ़लसफ़ा और अदब उसके भी पसंदीदा मौज़ूआत थे और मेरे भी। कीट्स, शेले, वर्ड्सवर्थ की बहुत सी नज़में उसे ज़बानी याद थीं। मैं उसे गालिब फैज़ और मुस्तफ़ा ज़ैदी की गज़लों और नज़मों का करीब तरीन तर्जुमा सुनाता रहा। शायरी का मनोहन तर्जुमा उसी गहराई के साथ दूसरी ज़बान में हो ही नहीं सकता। फिर भी जितना कुछ मैं उसे समझा सका वो उससे बहुत महजूज हुई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उर्दू में भी ऐसी बड़ी शायरी मौजूद है। बातों बातों में मैंने पूछा बाहर कहीं डिस्को या रेस्टोरेंट में नज़र क्यों नहीं आती, क्या कोई खुफिया रूमानवी जगह तलाश कर रखी है। उसने जवाब दिया कि हाई स्कूल के ज़माने में चंद बार अपने हम जमात लड़कों के साथ बाहर गई थी, लेकिन ये आम किस्म के लड़के उसकी ज़हनी सतह तक नहीं पहुँचते, इसलिए ज़्यादातर वक्त घर में किताबों के साथ बसर करती है। मैंने उसे छेड़ने के लिए कहा, तो आज फिर आज कैसे? खुश दिली से बोली, बॉस को नाराज़ करके काम कैसे चलेगा। मैंने मसनूई गुस्से से कहा, अच्छा इसके अलावा मेरी कोई और खूबी नहीं है। अब वो शौक़ी के मूड में थी, बोली नहीं अब ऐसा भी नहीं है, आइंदा भी कभी आपकी डेट ना आ सके तो नाचीज़ को याद कर लीजिएगा, मैं आपकी दूसरी खूबियाँ याद करके आ जाऊँगी। मैं शर्मिंदा हो गया। ठीक ही तो कह रही थी वो, मैंने उसे दूसरी लड़कियों की मौजूदगी में कब गर्दाना था। आज तो ज़रूरत के तहत ही मुलाकात तय पाई थी। मैंने तलाफ़ी के लिए फ़ौरन ही उसे अगले सनीचर की दावत फिर दे डाली। फ़ौरन समझ गई कि मैं उसके तंज़ की वजह से शर्मिंदा हो रहा हूँ। उसने बहुत लजाजत से अपने तंज़ की माफ़ी चाही और कहा कि इसका मकसद मेरी दिल आज़ारी करना नहीं था, महज तफन्नुन के लिए एक बात कही थी और मैं जुमले के मुआवजे में एक और इजाफी दावत वो हरगिज़ कबूल नहीं करेगी। मगर सच्ची बात यह है कि मुझे उसके साथ आज शाम बहुत ही लुत्फ़ आया था और अब मैं उससे बार बार मिलना चाहता था।
میرے پرخلوص اسرار کے سامنے اس نے ہتھیار ڈال دیے. وہ خود ڈرائیو نہیں کرتی تھی, میں یہاں بھی ٹیکسی میں آئی تھی. کھانے کے بعد میں نے اسے گھر تک چھوڑا, نصرتی کلمات کہہ کر واپس آ گیا. اگلے سنیچر کو بھی اور پھر اس کے بعد بھی اکثر و بیشتر چھٹی کی شاموں کو میں لیزا کے ساتھ باہر جاتا آ رہا ہے. ہر چھٹی کی شام لیزا ہی کے ساتھ گزارنا میری آزاد طبیعت کے خلاف تھا, چاہے وہ کتنی اچھی اور مختلف تھی. میرے اس طرز عمل پر امریکی لڑکیاں عموماً کوئی اعتراض نہیں کرتی, شاید اپنے آپ کو وسیع نظر ثابت کرنے کے لیے چاہے دلی طور پر حسد ہی کرتی ہوں. لیزا نے بھی کبھی کوئی منفی اظہار نہیں کیا. جب سے میں لانگ آئیلینڈ منتقل ہوا تھا, اکبر سے ملاقات تو شاید نادر ہی ہوتی تھی. کوئن سے جگہ کافی فاصلے پر تھی اور ہم دونوں کی مصروفیات بھی آڑے آتی تھی, اس لیے فون پر اکثر بات ہوتی تھی. لیزا سے چند ملاقاتوں کے بعد میں نے اس سے لیزا کا ذکر ذرا تفصیل سے کیا, تو یہ بھی بتایا کہ اس لڑکی کے بارے میں میرے احساسات دوسری لڑکیوں سے ذرا مختلف ہیں. یہ سن کر اکبر ایک دم ہنس پڑا کا اچھا مجنون صاحب کے جانشین پیدا ہو گئے ہیں. پھر سنجیدہ ہو کر کہا, یار ہم پاکستانی ہندوستانی لڑکوں میں یہی خرابی ہے, ذرا کسی لڑکی کے ساتھ ایک دو ملاقاتیں ہوئی اور یہ تن من دھن سے اس پر فدا. بھیا یہ امریکہ ہے, یہاں تو آپ اپنی تنہائی کا وقتی علاج کیجئے اور الو سیدھا کر کے چلتے بنیے. یہاں کا تو فلسفہ یہ ہے کہ تو نہیں اور صحیح, اور نہیں اور صحیح. یہاں کی لڑکیاں بڑی گھاگ ہوتی ہیں, کوئی گورا لڑکا تو مشکل سے شادی کے لیے راضی ہوتا ہے. ہم تم جیسے بدھو جذباتی ہو کر جلد قابو میں آ جاتے ہیں اور گوری کی لائف سیٹ ہو جاتی ہے. ہم لوگوں جیسے وفادار شوہر انہیں کہاں سے جڑیں گے؟ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے یہاں کی لڑکیاں بس تفریح کے لیے ہی ٹھیک ہے. اب تم دیکھ رہے ہیں لیزا کس طرح تم پر ڈورے ڈالے گی. تم مجھ سے کہا ہوگا کہ اس کے بغیر ایک ہفتہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے, یہ سنیچر اتنی دیر بعد کیوں آتا ہے؟ وہ جواب میں کہے گی تمہارے بغیر کے لیے ایک دن ایک صدی انتظار کے برابر ہے. کبھی انتہائی وارفتگی کے لمحات میں لیزا تمہارے بازو میں ہوگی, تم کہو گے جانم میرے پاس الفاظ نہیں کہ اپنے محبت بھرے جذبات کا اظہار کر سکوں جو میرے دل میں تمہارے لیے امٹتے ہیں. وہ جواب میں کہے گی پیار ہے, تم ساری دنیا کے مردوں سے الگ ہو, میں آج تک تم جیسے آدمی سے پہلے کبھی نہیں ملی. ایک دن وہ تم اپنے گھر بھی لے جائے گی, اپنے والدین سے بھی ملوائے گی. اس وقت کہے گی تم پہلے لڑکے ہو جسے میں گھر کے اندر لائی ہوں اور والدین سے ملوا رہی ہوں, ورنہ میں کبھی کسی بوائے فرینڈ کو گھر نہیں لائی. اکبر اسی طرح کی مثالیں دیتا رہا اور آخر میں نصیحت کی جاوید میں ان امریکی لڑکیوں کے رگ رگ سے واقف ہوں, ذرا ہوشیار رہنا یا شادی وادی کے چکر میں مت پڑ جانا. میں تو پاکستان جا کے شادی کروں گا کسی شریف زادی سے جہاں امی کہیں گی. ان امریکی آبرو باختہ لڑکیوں سے تو اللہ ہی بچائے. چند اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے فون رکھ دیا. اکبر کی باتوں نے میرے ذہن پر کافی گہرا اثر کیا تھا. بھلا میں کیوں بدھو بنوں, مجھے کوئی پھنسا کر تو دیکھ. اسی طرح لیزا سے ملاقاتیں کرتے ہوئے مجھے 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے. شام کو کھانے کے بعد کبھی ہم مووی دیکھنے چلے جاتے, کبھی باؤلنگ ریلی, واپسی پر کبھی اس کے اپارٹمنٹ پر چھوڑ دیتا, کبھی اپنے ساتھ لے آتا. بقول اکبر میں اپنا الو سیدھا کر رہا تھا. ایک رات جب لیزا میرے گھر پر میری باہوں میں تھی, میں نے مصنوعی طور پر جذباتی ہو کر کہا پیاری میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن سے میں تمہارے لیے تم جذبات کا اظہار کر سکوں. کسی اور لڑکی کی قربت میں مجھے یہ لطف کبھی محسوس نہیں ہوا. لیزا بھی خدا جانے واقعی یہ مصنوعی طور پر جذباتی ہی لگ رہی تھی. اس کی آنکھیں بند تھیں. اس نے اپنے نرم و نازک گلابی ہونٹوں سے گرم گرم بوسہ میرے گال پر سب کیا اور کہا جوید تم ساری دنیا سے الگ ہو, تم پہلے مرد ہو جس نے میرے دل کو چھوا ہے. میرے ذہن میں ایک چھماکا سا ہوا. اکبر نے یہی تو کہا تھا, مکار, میں نے دل میں سوچا. پھر میں نے مزید آزمائش کے لیے کہا لیزا اس سنیچر اتنی دیر سے کیوں آتا ہے, تمہارے بغیر ایک ہفتہ ایک سال کی طرح محسوس ہوتا ہے. لیزا نے اسی وارفتگی سے جواب دیا تم سنیچر کی بات کر رہے ہو, میں تمہیں دیکھنے کے لیے پیر تک برقرار رہتی ہوں. مجھے تو ایک دن بھی تمہارے بغیر ایک صدی کے برابر لگتا ہے. بالکل وہی الفاظ جو میں بقول اکبر اس سے توقع کر رہا تھا. پھر وہی مکاری. میں نے مزید جانچ کا ارادہ کر کے بات بڑھائی لیزا لیکن تمہاری چاہت میرے لیے ہمیشہ اتنی تو نہیں رہے گی. ہاں اتنی تو نہیں رہے گی, لیزا نے صاف اسی رسان سے جواب دیا, اور گہری ہوتی چلی جائے گی. ہفتے پہلے سے طے شدہ انداز کی تصدیق پر میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی. میں نے دل ہی دل میں سوچا ہر رافہ باتیں کیسی اچھی بناتی ہے. ایک شام میں اسے کھانے کے بعد اسے گھر چھوڑنے گیا تو اصرار کر کے مجھے گھر کے اندر لے گئی. اس سے پہلے میں کبھی بھی اس کے گھر میں داخل نہیں ہوا تھا. وہی میرے اپارٹمنٹ پر آتی تھی. وہ اپنی ماں کے ساتھ یہاں رہتی تھی اور رات کے اس کے آرام میں مخل نہیں ہونا چاہتی تھی. آج چونکہ کھانے کے بعد مووی یا کسی اور تفریح کا ارادہ نہیں تھا, ہم دونوں اول وقت گھر واپس آ گئے تھے. شاید یہی سوچ کے اس نے گھر میں آنے کا اصرار کیا اور کہا کہ آج وہ مجھے اپنی ماں سے ملوائے گی. میں نے بہت انکار کیا کہ نہ ان بیچاری کو زحمت ہوگی, آرام کرنے دو, لیکن لیزا مانی نہیں. کہا میں کون سا روز روز انہیں تکلیف دیتی ہوں, تم پہلے آدمی ہو جسے میں ان سے ملوانے گھر کے اندر تک لائی تھی. میں نے پھر دل میں اکبر کی تنبیہ یاد کی. اس نے پہلے ہی مجھے ہوشیار کر دیا تھا.
बिल्कुल वही ड्रामा हो रहा था। लीज़ा की माँ मिसेस जॉनसन ज़ाहिर है बहुत मोहब्बत से मिली, बेटी जो मरने की उम्मीद थी। मैं भी मसनूई अखलाक से बातें करता रहा। कुछ देर बाद मैंने उसे इजाज़त दी, वापस रवाना हो गया। वक्त इसी तरह सबुकरूबी से गुजरता रहा। 2 माह मजीद गुजरे थे कि मुझे पाकिस्तान से अम्मी का ख़त मौसूल हुआ, जिसमें लिखा था घर से हुए मुझे 3 साल का अर्सा हो चुका है, अब मुझे आना चाहिए और इसी तातील में शादी भी कर लेनी चाहिए। 1 पंच 2 काज, अलग अलग से जल्द आना नहीं हो सकेगा, इजाफी खर्च भी होगा। अमेरिका के आज़ाद माहौल में तन्हा कुंवारे लड़कों का ज़्यादा अरसा तन्हा रहना अच्छा नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि ऊँगते को ठीलते का बहाना, दिल तो पहले लीज़ा और उस जैसी दूसरी गोरियों से भर चुका था। फिर लीज़ा की मुझे फंसाने की तरह तरह की तरकीबें। अम्मी के खत पढ़ते मैंने लीज़ा से आखिरी मुलाकात करने की ठान ली। अगले शनिचर की शाम में लीज़ा को शहर के महंगे आला किस्म के रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले गया। उसके पसंदीदा खाने ऑर्डर किए, शराब भी ज़्यादा कीमती ऑर्डर की। मैं खुद शराब जिससे नेमत से अभी तक बह रहा था। शायद बचपन से जो तरबियत मिली थी उसका असर था, या कुछ ये बात कि किसी दोस्त ने सर करके पिलाई भी नहीं थी। मेरी माजरत हमेशा कबूल कर ली जाती थी। सिगरेट अलबत्ता में खूब पीता था। खाने और आइसक्रीम के बाद कॉफ़ी पीने के दौरान मैंने मौजूद छेड़ा और लीज़ा को बताया कि अम्मी का ख़त आया है, उन्होंने मुझे फ़ौरन आने को कहा है, मुझे जाना होगा। अच्छा, कितने अरसे के लिए? लीज़ा ने सूरत हाल समझे बगैर इत्मीनान से पूछा। मैंने कहा जाऊँगा तो सिर्फ 3 हफ्ते के लिए, लेकिन अम्मी अपनी गिरती हुई सेहत के पेश नज़र मेरी शादी भी इसी वक्त कर देना चाहती हैं। मेरा इरादा अभी ये नहीं था। लीज़ा के चेहरे पर एक तारीख सा साया आकर गुजर गया। मैं बगौर उसे देख रहा था। दिल में ख्याल आया, मुर्गा हाथ से निकलने का अफसोस तो होगा ही मोहतरमा, मगर कोई फिक्र की बात नहीं। मैं नहीं, कोई और सही, और नहीं और सही, कोई ना कोई बुद्धू एक दिन फंस ही जाएगा। मेरा ख्याल था लीज़ा ये खबर सुनते ही आसमान सर पर उठा लेगी, मुझे बेलुक सुनाएगी, कुछ बर्तन टूटेंगे, आसपास के लोगों में शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लीज़ा ने हाथ में पकड़ा हुआ कॉफ़ी का मग बगैर ख़त्म किए मैं इस पर रखा, मेरी आंखों में डालकर सिर्फ इतना पूछा, आप उस लड़की को जानते हैं? मैंने साफ झूठ बोला, हाँ पाकिस्तान में था तो 1-2 मरतबा तकारीब में देखा तो है, ठीक ठाक लगती है। अम्मी और बहनें ज़्यादा वाकिफ़ हैं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। तो आपको भी इस तरह की तय की हुई शादी पर कोई एतराज़ नहीं? मैंने कहा क्या कर सकता हूँ, अम्मी की पसंद है। मेरा बहाना तैयार था, हम अशरक़ी लोग अभी तक पुरानी रवायत की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अच्छा तो खुदा हाफिज़, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। लीज़ा ने इख्तितामी जुमला कहकर मेरी मुश्किल बहुत आसान कर दी। मैंने जल्दी से बिलादा कि उसके हाथ पकड़कर पार्किंग लॉट की तरफ रहनुमाई की कोशिश की, लेकिन उसने आहिस्तगी से अपना हाथ छोड़ा है। एक करीबी टैक्सी को रोककर उसमें बैठी और खामोशी से रवाना हो गई। अगले दिन मेरी पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट पहले से बुक थी। सुबह को मैंने अपनी मौजूदा मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। वापस आकर मैं शिकागो में सुकूनत इख्तियार करना चाहता था। एक वजह तो ये थी कि मेरे करीबी दोस्त वहाँ पहले ही रह रहे थे और बहुत अरसे से इसरार में भी था कि मैं भी वहीं मुंतकिल हो जाऊँ। दूसरे यह कि मैं इस जगह रहकर रोज़ अक्सर और बेहतर भी लीज़ा का सामना करने की हिम्मत अपने में नहीं पा रहा था। उसे भी मेरी मौजूदगी से कुछ तो महसूस होता, हाँ वक्त ही सही। आखिर को हम दोनों ने बहुत सारा खुशगवार वक्त साथ गुजारा था। पाकिस्तान से वापसी पर मैं सीधा शिकागो गया। पुराने बास ने वहीं डंकिन डोनट्स की एक मुकामी शाख में मेरी मुलाजमत का इंतजाम कर दिया था। अभी मैं तन्हा ही वापस आया था। शादी तो हो गई थी, लेकिन बीवी के लिए ग्रीन कार्ड की दरख्वास्त देना थी, जिसकी प्रोसेसिंग में साल भर भी लग सकता था। मैंने कागजात जमा करवा इंतजार करने को कहा। शिकागो में पुराने दोस्त मैंने खूब महफिलें जमती, मज़ा आया। इन तमाम हंगामों अपने काम की मसरूफियात में इस कदर महव हो गया कि अपनी लॉन्ग आइलैंड वाली साबिक़ा ज़िंदगी तकरीबन भूल ही गया। लीज़ा भी मेरे जहन के किसी अब्बी हिस्से में धुंधली सी याद बनकर रह गई। शिकागो आने की तकरीबन 6 माह बाद मुझे हेड ऑफिस से हिदायत मिली कि आइंदा पीर को तमाम मैनेजर्स के लिए 2 रोज़ा वर्कशॉप का इंतज़ाम किया गया है, वहाँ जाना ज़रूरी है। मुकाम था लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। मेरी रिहाइश के लिए इतवार से एक मुकामी होटल में कमरा बुक कर दिया गया है। मुझे एकदम लीज़ा का ख्याल आया। वर्कशॉप के दोनों दिन सख्त मसरूफ़ गुजरे। दूसरे दिन अपने साथियों से पहले ही वहाँ से बाहर निकल गया, बगैर पेश की इत्तला दिए लीज़ा के घर पहुँच गया। रात के 9 बज चुके थे। घंटी के जवाब में लीज़ा की माँ ने दरवाज़ा खोला। ड्राइंग रूम की मध्यम रोशनी दरवाजे तक आ रही थी। उसकी हल्की रोशनी में मुझे उसका चेहरा कदरे जर्द महसूस हुआ। सेहत भी पहले के मुकाबले में कमज़ोर लगी। दरवाजे पर मुझे देखकर पहले तो ज़रा छिटकी और एक नागवारी का तासुर उसके चेहरे पर नजर आया, मगर दूसरे ही लम्हे उसने अपने आप को संभाला, मुझे रास्ता देते हुए अंदर आने का इशारा किया। फिर बोली, ओहो मिस्टर खान आप हैं। आज उसने मुझे बेतकल्लुफ़ी से जवेद नहीं कहा। आज कैसे भूल पड़े। मैंने उन्हें बताया कि शिकागो मुंतकिल हो गए हूँ। दफ्तर के काम से सिर्फ 2 दिन के लिए लॉन्ग आइलैंड आया था। कल सुबह वापस जा रहा हूँ। सोचा आप लोगों की खैरियत लेता चलूँ। लीज़ा कहाँ है और कैसी है? लीज़ा के मायने रिवायती अमरीकी शाइस्तगी से पुर लहजे में जवाब दिया, इतनी जल्द खबर लेने का शुक्रिया। आपने बहुत ख्याल किया जो यहाँ चले आए।
लीज़ा मेरे पास नहीं रही थी, बहुत खुश और आराम से है। अच्छा, एकदम एक नामालूम सा बोझ मेरे दिल पर से उतर गया। मैंने रसान से पूछा कि शादी कर ली उसने, हॉस्टल में रहने चली गई पढ़ाई की वजह से। लीज़ा की माँ ने उसे संजीदगी शाइस्तगी से कहा, नहीं, ये सब तो ज़रा तकलीफ दे इंतखाबात होते हैं जो आप जैसे मजबूत मर्दों को ज़ेब देते हैं। मेरी नाजुक गुड़िया तो वेस्ट एंड कब्रिस्तान की कब्र नंबर 492 में आराम कर रही है। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे मेरे कदमों के नीचे से किसी ने ज़मीन खींच ली और सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं ऐसा सुन हो गया जैसे पूरी जिसको जान निकल गई है। बस मेरी आंखें में से हाइस के चेहरे पर जमी थी, कानों में उनकी आवाज़ हथौड़े बरसा रही थी। वो कहती रही, जिस शाम तुम आखिरी बार उससे मिलने थे लीज़ा बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। शायद उसकी मोहब्बत की उजरत के तौर पर जो तोहफे तुमने उसे वक्तन दिए थे उसने सब एक डब्बे में जमा किए, मेरे हवाले करते हुए कहा, कभी ज़िंदगी में तुमसे मुलाकात हो जाए तो तुम्हारे हवाले कर दो। वो तुम्हारी एक एक बात आकर मुझे बताती थी, कहती थी तुम सारी दुनिया के मर्दों से अलग हो, अदब शायरी का अलग ज़ौक़ रखते हैं, इंसानी अक़दार पर तुम्हारा पुख्ता ईमान है। वो तुमसे इस कदर मोहब्बत करने लगी थी कि तुम्हारी फ़ुरक़त में एक दिन गुजारना भी उसके लिए एक सदी के बराबर था। कभी तुमने उससे कहा होगा कि उसकी मोहब्बत मुस्तक़बिल में इतनी नहीं रहेगी, तो तुम्हें जवाब दिया था कि नहीं, इतनी नहीं रहेगी, मज़ीद गहरी हो जाएगी। उसके साथ हुआ भी ये, तुम्हारे लिए उसका जज्बा दिन और गहरा होता चला गया। अक्सर लड़के फ्लर्ट करते हुए भी इसी तरह की बातें करते हैं, लेकिन लीज़ा के नज़दीक अल्फाज बाइबल के लफ्ज़ों की तरह मुक़द्दस थे। वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। आपसे पहले वो कभी किसी और लड़के को घर नहीं लाई, उसे कोई पसंद ही नहीं आता था। कभी कभार मेरे बहुत इसरार पर किसी अच्छे लड़के के साथ बाहर ज़रूर चली जाती थी, लेकिन 10 बजे रात तक वापस भी आ जाती थी। डेटिंग करते हुए कभी वो किसी लड़के के साथ एक हद से आगे नहीं बढ़ी। सिर्फ तुम पर उसे अंधा एतमाद था, इसीलिए तुम्हारे अपार्टमेंट में रात देर गए तक भी रुक जाती थी। दूसरे लड़कों पर उसे ज़रा सा भी इतबार नहीं था। उसका बाप मुझे उस वक्त छोड़कर चला गया जब सिर्फ 6 साल की थी। इस सदमे से वो उम्र भर संभल नहीं सकी। तुम्हारी रफ़ाक़त ने ज़ख्म पर मरहम का काम किया था। वो तुम्हारी शख्सियत में एक दोस्त, एक बाप और एक भाई का मिला जुला परतों देखने लगी थी। पगली, उसे क्या मालूम था तुम मशरिक़ मर्द किस कदर आला रिवायत और किरदार के हामिल हो। तुम किसी आम फ्लर्टिंग अमरीकी लड़की को अपने हमपन्ना कैसे समझ सकते हो। तुम अपनी माँ की तमन्नाओं का खून नहीं कर सकते, चाहे किसी मगरबी लड़की का दिल खून हो जाए। लीज़ा ने उस आखिरियात तुम्हारे दिए हुए तोहफे मुझे सौंपते वक्त कहा था कि अब इस शहर में रहना उसके लिए मुमकिन नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी हॉस्टल मुंतकिल हो जाएगी, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देगी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि सब्र से काम ले, एक न एक दिन तुम ज़रूर वापस आओगे। उससे अच्छी लड़की तुम्हें दुनिया भर में कहीं मिल ही नहीं सकती। लेकिन वो बेसब्र निकली, उसने मुझे भी धोखा दिया। उसी रात मेरी ख्वाब आवर गोलियों की पूरी शीशी खाकर सो गई, फिर कभी नहीं जागी। ये सब बयान करते करते मिसेस हाइन की आवाज़ भर्रा गई, उनकी आंखें आंसुओं से तर हो गई। मेरा सर गहरी निजामत के बोझ से झुका हुआ था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी अमरीकी लड़के ने एक मशरक़ी दोशीज़ा को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। मुझे अपने वजूद से घिन आने लगी। इसमें क्या शक था कि मैं ही लीज़ा का कातिल था। मैंने लीज़ा की माँ से इंतहाई खुलूस और लजाजत से अपने रवैये की माफ़ी मांगी और बमुश्किल सोफे से उठ खड़ा हुआ। फिर मेरे मरे हुए कदमों से चलता हुआ बाहर आ गया। बाहर दिसंबर की सख्त सर्द हवाओं के चक्कर चल रहे थे। फ़ौरन जम जाने वाली बारिश के कतरे तेज़ी से बरस रहे थे। पत्तों से बेनियाज टुंड दरख्तों पर जब मुंजमद पानी के कतरे गिरते तो जब पुरसोज आवाज़ निकलती, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसमान भी लीज़ा की दुख भरी कहानी और अल्लाह के अंजाम पर आंसू बहा रहा। मेरे जहन के पर्दों पर टप टप ये आवाज़ एक वाज़ेह जुमला बन के बरस रही थी, लीज़ा एक आम अमरीकी लड़की नहीं थी।